वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। टेस्ट नंबर 3922 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 392 तक पहुँच सकते हो। इस टेस्ट में हम फोकस करेंगे हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे प्रश्नों का रिवीजन करते रहिए, जो पुराने हैं उनका कंटिन्यूसली रिवीजन करते रहिए, वरना भूल जाओगे पिछला। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फिरोज शाह बहमनी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, उसकी रुचि वनस्पति शास्त्र, ज्यामिति और तर्क शास्त्र आदि में थी। वह बहमनी को भारत का सांस्कृतिक केंद्र बनाने के लिए कटिबद्ध था। और तीसरा स्टेटमेंट है, उसने प्रशासन में मुस्लिमों को बड़े पैमाने पर स्थान दिया था। देखिए, मुस्लिमों को नहीं दिया था, हिंदुओं को बड़े पैमाने पर स्थान दिया था। पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, थर्ड को एलिमिनेट करिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि उसने प्रशासन में हिंदुओं को बड़े पैमाने पर स्थान दिया था। माना जाता है कि उसके काल में दक्कनी ब्राह्मणों ने प्रशासन में, विशेषकर राजस्व प्रशासन में प्रधानता की स्थिति जो है वो प्राप्त कर ली थी। नंबर 2 पर आ जाइए। फिरोज शाह बहमनी के संदर्भ में एक और स्टेटमेंट है। फिरोज शाह बहमनी ने रसायन शास्त्र को बढ़ावा दिया और दौलताबाद के लिए निकट प्रयोगशालाएं बनवाईं। इसके राज्य के प्रमुख बंदरगाह चोल और डामोल थे। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें। देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, स्मार्ट स्टडी करिए। उस समय रसायन शास्त्र जैसी चीज़ को कोई फोकस कर रहा था क्या उस पर? तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। रसायन शास्त्र या भौतिकी ये इतने नहीं थे। खगोल था, या फिर क्या था, खगोल हो गया, और क्या हो गया, चिकित्सा हो गई, इस पे ज़्यादा फोकस था। तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा, केवल दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, कथन 1 सही नहीं है, क्योंकि फिरोज शाह बहमनी ने खगोल विज्ञान को बढ़ावा दिया और दौलताबाद के निकट एक वेधशाला बनवाई। उसने अपने राज्य के मुख्य बंदरगाह चोल और डामोल की ओर खास ध्यान दिया और फारस की खाड़ी और लाल सागर से व्यापारिक जहाज यहाँ पहुँचने लगे और दुनिया के सभी भागों से विलासिता की वस्तुओं की यहाँ पर जो है भरमार होने लगी थी। तो फिरोज शाह बहमनी ने खगोल विज्ञान को बढ़ावा दिया, ना कि रसायन को। और खगोल विज्ञान के साथ साथ किसको, ज्यामिति पर भी फोकस था उसका, तर्क शास्त्र पर था और वनस्पति शास्त्र पर था। भौतिकी और रसायन में रुचि नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा शासक बहमनी की राजधानी गुलबर्गा से बीदर ले गया? कौन सा शासक बहमनी की राजधानी गुलबर्गा से बीदर ले गया? कृष्णदेव राय तो बहमनी साम्राज्य के थे ही नहीं, वो तो विजयनगर साम्राज्य से संबंध रखते हैं ना। बहमनी, फिरोज शाह बहमनी या महमूद शाह बहमनी या फिर अहमद शाह प्रथम? तो फिरोज शाह बहमनी नहीं है, महमूद शाह बहमनी नहीं है, अहमद शाह प्रथम है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए, नव विजित मतलब नए जीते हुए प्रदेशों पर अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए अहमद शाह प्रथम अपनी राजधानी गुलबर्गा से ले गया था। कहाँ पर? बीदर। ये इस तरह के प्रश्न पूछ ले आते हैं कि कौन सा शासक किस राजवंश में राजधानी को कहाँ से कहाँ ले गया, इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। महमूद गवाह के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, बहमनी के शासक ने उसे मलिक उन तुज्जार की उपाधि प्रदान की थी और वह बहमनी सुल्तान का प्रधानमंत्री था। उसके काल में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान आदि देशों के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। महमूद गवाह उस समय, थोड़ा दिमाग दौड़ाइए इस प्रश्न में, क्या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का अस्तित्व था? पाकिस्तान का अस्तित्व था। 1947 में आज़ाद हुआ ना भारत। तो इसको तो एलिमिनेट कर ही दो फिर, थर्ड वाले को। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? महमूद गवाह जो है बहमनी सुल्तान का प्रधानमंत्री था, ये करेक्ट है। थर्ड, सेकंड वाला, अब सेकंड वाला करेक्ट है तो यही होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। बहमनी के शासक ने उसे मलिक उन तुजार की उपाधि दी थी। उसे किसे? महमूद गवाह को। तो महमूद गवाह आरंभ में वाणिज्यिक व्यापार में संलग्न रहा तथा शीघ्र ही वह बहमनी के सुल्तान का कृपा पात्र बन गया।
और सुल्तान ने उसे मलिक उन तुजार यानी व्यापारियों का प्रधान की उपाधि दी, और कुछ समय बाद ही सुल्तान का पेशवा या प्रधानमंत्री बन गया वो। और महमूद गवा ने सैनिक अभियान चलाकर गोवा तथा हामोल पर अधिकार कर लिया। गोवा तथा हामोल पर अधिकार होने से ईरान, इराक आदि के साथ जो है व्यापार में वृद्धि हुई और आंतरिक व्यापार और माल के उत्पादन में भी तेज़ी आ गई। तो भारत अफ़गानिस्तान पाकिस्तान नहीं बल्कि ईरान इराक है जिसके साथ व्यापार में वृद्धि की थी। नंबर 5 है विजयनगर साम्राज्य के समाज के संदर्भ में विचार करना है आपको। देखिए, विजयनगर राज्य में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, पहला स्टेटमेंट है। और सामाजिक जीवन में गणिकाओं का महत्वपूर्ण स्थान था, मतलब महिलाओं का। समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन था और सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख अभिलेखों तथा विदेशी वृत्तांत दोनों में मिलता है। देखिए, पहली बात तो दास का मतलब होते हैं गुलाम। विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी। ये इनकरेक्ट है, पहला वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हमको सही बताना, तो ये तो होगा नहीं ना, ये होगा। एक से पूरा आंसर आपको मिल जाएगा और इसकी वजह से आपको ये भी पता चल जाएगा कि तीसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है। समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था विजयनगर साम्राज्य में। बाकी सती प्रथा का प्रचलन था, दास प्रथा प्रचलन में थी, सामाजिक जीवन में गणिकाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। देखिए, महत्वपूर्ण स्थान है गणिकाओं का, फिर भी क्या है, देखिए सती प्रथा का प्रचलन है। तो विदेशी यात्रियों के विवरण तथा अभिलेखों से पता चलता है कि विजयनगर में दास प्रथा मतलब गुलाम का प्रचलन था। गुलाम खरीदे बेचे जाते थे और मनुष्यों के इस क्रय विक्रय को बेसबग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बेसबग। समाज में गणिकाओं तथा देवदासियों का महत्वपूर्ण स्थान था। गणिकाएं दो वर्गों में विभाजित थीं, एक वे जो मंदिरों से संबंध होती थी तथा दूसरी वे जो स्वतंत्र जीवन यापन करती थी। ये पर्याप्त रूप से शिक्षित होती थी, इन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त होता था। दूसरा वाला करेक्ट है। परिवार में स्त्रियों की भूमिका उपयोगी समझी जाती थी तथा समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों द्वारा अपने पति की मृत्यु के बाद सती होना मुक्ति का प्रतीक माना जाता था। सती प्रथा के प्रमाण तत्कालीन यात्रियों के लेखों अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। जरा कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी? कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। विजयनगर की भूमि धारण पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। भंडारवाद ग्राम के सामने लिखा है राजा द्वारा सैनिक तथा असैनिक अधिकारियों को दी गई भूमि, और अमरम के सामने लिखा है जिन ग्रामों की भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में हो। कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि भंडार ग्राम जो है वो है जिन गांव की भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में हो, और अमरम कहा जाता था राज्य द्वारा सैनिक तथा असैनिक अधिकारियों को दी गई भूमि। तो ये दोनों के दोनों गलत हैं, मतलब सुमेलित नहीं है, डी है इसका उत्तर। इंटरचेंज करोगे तो करेक्ट हो जाएगा, दोनों गलत हैं। विजयनगर कालीन भूधारण पद्धति मतलब लैंड टेन्योर बहुत व्यापक थी। जिन ग्रामों की भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण में होती थी उसे भंडारवाद ग्राम कहा जाता था, और ऐसी भूमि जो राजा, सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी विशेष सेवाओं के लिए दी जाती थी उसे अमरम कहा जाता था तथा इसके ग्रहणकर्ता को अमरनायक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है विजयनगर राज्य की राजधानी हम्पी कृष्णा नदी के किनारे स्थित थी। तेलुगु साहित्य के अष्टछाप राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो हम्पी है ना, विजयनगर राज्य की राजधानी, वो कृष्णा नदी के किनारे नहीं थी, वो तुंगभद्रा नदी के किनारे थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न, पहले ही पूछा गया है 4 ऑप्शन बना के। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि तेलुगु साहित्य के जो अष्टछाप नहीं थे, कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे अष्ट दिग्गज। क्या रहते थे? अष्ट दिग्गज और अष्टछाप में डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा।
अष्ट दिग्गज रहते थे, दोनों के दोनों गलत है, डी है इसका भी आंसर। तो उपरोक्त दोनों में से कोई भी सही नहीं है। कथन एक गलत है क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी, न कि कृष्णा नदी के किनारे। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में विद्वान माधव विद्यारण्य के सहयोग से विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। हरिहर और बुक्का के पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। विजयनगर का महान शासक कृष्णदेव राय तुलुप वंश से संबंधित था, जिसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता है, अष्ट छाप नहीं। अगला स्टेटमेंट कृष्णदेव राय से रिलेटेड है, विचार कीजिए। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक था। बिल्कुल था, तभी तो मुक्तमाल्य आदि की रचना की है, बहुत पूछते हैं उसको। उसका शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। देखिए ये भी करेक्ट है। अकबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली बताया है। देखिए अकबर ने अपनी आत्मकथा में नहीं, बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली बताया है शासक। तो ये गलत है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो थर्ड वाले को एलिमिनेट करके क्या आंसर मिल जाता, 50% बोझ कम हो जाता। तो सी हो जाएगा इसका उत्तर, केवल एक और दो। तो कथन 3 सही नहीं है क्योंकि कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है और कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक था। इसकी रचना अमुक्तमाल्याद तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है और बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली बताया है। बाबर ने बताया है, अकबर ने नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। विजयनगर के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, विजयनगर साम्राज्य में आय का मुख्य स्रोत शिष्ट नामक भूमिकर था और विजयनगर साम्राज्य में गांव के कार्यों को देखने के लिए 12 अधिकारियों का एक समूह था जो अयंगार कहलाता था। क्या कहलाता था? अयंगार। तीसरा स्टेटमेंट है, विजयनगर साम्राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी बहमनी राज्य के सुल्तान थे। बिल्कुल थे, तभी तो विजयनगर के बाद बहमनी साम्राज्य की नींव रखी गई। करेक्ट है थर्ड, करेक्ट है सेकंड, करेक्ट है फर्स्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए कथन एक सही है, विजयनगर साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमिकर था जिसको कहते थे शिष्ट और विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का समूह था जो कि आयमगार कहलाता था। गाँव को, और इसका कार्य क्या था, गाँव के कार्यों को देखता था ये अयंगार। विजयनगर शासकों के अयंगार व्यवस्था के द्वारा स्थानीय शासन की व्यवस्था प्रचलित थी, दूसरा भी करेक्ट है। और विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी बहमनी राज्य के सुल्तान थे। बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने 1347 में की थी। विजयनगर शासक देवराय द्वितीय ने बहमनी से बार बार पराजित होने के कारण अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती प्रारंभ की। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं करेक्ट है यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न है वो इस टेस्ट का। तो 10वां प्रश्न है, विजयनगर कालीन नायक तथा प्रांतीय गवर्नर के दायित्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, प्रांतीय गवर्नर प्रांतों में राजा का प्रतिनिधि होता था जबकि नायक केवल एक सैनिक सामंत था। गवर्नर की तुलना में नायक को अपने प्रदेश में कहीं अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। प्रांतीय गवर्नरों द्वारा अपने पदों को आनुवंशिक बना लेने का हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता, किंतु नायकों के पद का कालांतर में आनुवंशिक हो गए थे। नायकों के पद कालांतर में आनुवंशिक हो गए थे। कौन सा करेक्ट है इसमें? पहला तो करेक्ट, दूसरा भी करेक्ट, तीसरा भी करेक्ट, सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो देखिए उपरोक्त सारे के सारे कथन सत्य हैं। प्रांतीय गवर्नर प्रांत में राजा का प्रतिनिधि होता था और वह राजा के नाम से शासन करता था, जबकि नायक केवल एक सैनिक सामंत था और उसे केवल अपने सैनिक तथा वित्तीय दायित्वों की पूर्ति के लिए कुछ प्रदेश प्रदान कर दिए जाते थे। गवर्नर की तुलना में नायक को अपने प्रदेश में कहीं अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। राजा सामान्यतः नायकार प्रदेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था और किसी विशेष परिस्थिति पर ही राजा नायक को हटा सकता था। नायकों के स्थानांतरण के प्रमाण नहीं मिलते हैं, जबकि गवर्नर को प्रशासकीय आवश्यकता के अनुरूप स्थानांतरित
या फिर पदच्युत मतलब पद से मुक्त भी किया जा सकता था। और प्रांतीय गवर्नरों द्वारा अपने पदों को आनुवंशिक बना लेने का कोई दृष्टांत या प्रमाण नहीं मिलता है, परंतु नायकों के पद धीरे धीरे आनुवंशिक हो गए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भारतीय इतिहास, और उसमें भी फोकस किस पे है, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य पर। अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम 3 बार करिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन, प्रारंभिक के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।